हाय एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेरी वेल। हाल ही में सितंबर 25 के सीए एग्जामिनेशंस हुए एंड जो भी बच्चों ने सीए फाउंडेशन के एग्जाम्स दिए थे वो इस मेरे बात से अग्री करेंगे कि जो दो पेपर आपके आए थे अकाउंटेंसी और मैथमेटिक्स से बहुत ही ज़्यादा लेंदी थे और पेपर एक्चुअली में डिफ़िकल्ट था टू कंप्लीट इन द 3 आवर्स। नाउ अगर पेपर डिफ़िकल्ट आता है तो उसमें ग्रेस मार्क्स मिलते हैं, लीनियंट चेकिंग होती है। अगर इसके अराउंड अगर आपकी क्वेरीज है तो यू कैन रेफर माई लास्ट वीडियो। मैंने उसमें एकदम डिटेल्ड वे में बताया था कि ग्रेस मार्क्स किस किस सिनारियो में मिलता है, लीनियंट चेकिंग क्या होती है, बोनस मार्क्स क्या होती है, ये सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से कवर किया था। आई विल पुट द लिंक टू दैट वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन। नाउ अगर पेपर डिफ़िकल्ट आ गया, ठीक है, तो क्या ये आईसीआई के एंड से कुछ सरप्राइज़ था? नहीं, इट वाज नॉट अ सरप्राइज। आईसीआई ने ऑलरेडी जब रिसेंटली सिलेबस चेंज किया था तो उन्होंने बता दिया था कि हम लोग का ऑब्जेक्टिव अब ये है कि हम एंट्री को डिफ़िकल्ट टफ करेंगे और एग्जिट को इजी करेंगे। देखो एग्जिट को उन्होंने कितना इजी किया इसके ऊपर तो मैं नहीं बता सकता अभी आपको, बट वो एंट्री को श्योरली डिफ़िकल्ट कर रहे। ये सितंबर 25 का एग्जामिनेशन सबूत है इस बात का, ठीक है। अगर आप मेरे लास्ट वीडियो के कमेंट्स में जाके देखोगे ना तो 100 कमेंट्स में से 80 कमेंट्स इसमें थे कि सर मुझे अकाउंट्स और मैथमेटिक्स में क्या ग्रेस मार्क्स मिल सकता है कि नहीं। तो देखो यू विल अग्री कि पेपर डिफ़िकल्ट तो आया था। अब क्या फ्यूचर में एग्ज़ाम्स इजी होंगे, डिफ़िकल्ट होंगे, इसको तो आपको कोई भी नहीं बता सकता, बट यू शुड ऑलवेज प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट केस सिनारियो कि अगर पेपर डिफ़िकल्ट आ गया तो हाउ कैन आई डील विद दैट। दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी सुपर इंपॉर्टेंट अगर आप जैन 26, मई 26 और उसके ऑनवर्ड्स एग्जाम देने वाले हो, बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि पेपर वाइज सितंबर 25 का रिव्यू कैसा है और पेपर वाइज आपकी क्या क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो फर्स्ट पार्ट में आई विल डिस्कस कि सितंबर 25 का पेपर वाइज क्या क्या कैसा रिव्यू है, कौन सा पेपर इजी आया, हार्ड आया, मीडियम आया। उसके बाद वी विल कवर कि पेपर वाइज आपका क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए। वन दैट विल बाइफरकेटेड इन 2 पार्ट्स कि आपका पढ़ते समय क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए और एग्जामिनेशन हॉल में क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए। एंड उसके बाद आई विल शेयर यू फ्यू टिप्स जो आपको हमेशा दिमाग में रखना है फॉर डिफिकल्ट पेपर्स। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई हैव अ स्मॉल रिक्वेस्ट कि देखो ये जो भी वीडियो बनता है ना, इसमें एडिट करना, रिकॉर्ड करना, इसका ट्रिमिंग करना, फिर इसका थंबनेल बनाना, सारा कुछ ये जो दुबला पतला सा बच्चा दिखता है ये करता है। तो आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करेगा टू ब्रिंग मोर एंड मोर बेटर कंटेंट फॉर योर बेनिफिट। फॉर रेगुलर अपडेट्स यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, लिंक टू टेलीग्राम चैनल इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट स्टार्ट। तो देखो जो आपका सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम हुआ था, सबसे पहला तो जो आपका अकाउंटेंसी का पेपर था ये अबोव एवरेज था, या आप इसको डिफ़िकल्टी बोल सकते हो बिकॉज पेपर का लेंथ बहुत ही ज़्यादा था, पेपर बहुत ही ज़्यादा लेंथी आ गया था। बीआरएस जैसा क्वेश्चन जो 10-12 नंबर का पूछा जाता था वो आ गया 5 नंबर का, उसमें 9 एडजस्टमेंट्स थे। एनपीओ जैसा क्वेश्चन जो 12-12 नंबर का आता था उन्होंने 8 नंबर का पूछा। तो एक्चुअली में होता क्या था, बड़े बड़े क्वेश्चंस में कम कम मार्क्स का उन्होंने दे दिया। एंड जो क्वेश्चंस आए थे वो कम्प्लीटली आईसीएस स्टडी मटेरियल से नहीं आए थे, 2-3 क्वेश्चंस को उन्होंने क्लब कर दिया, मिक्स कर दिया, वैसे दिए थे। तो पेपर वॉज अबव एवरेज ना। अब इस पेपर से कैसे डील करना चाहिए, स्ट्रैटेजी का हुआ, आई विल कवर इन द सेकेंड पार्ट। पेपर लॉ का पेपर बहुत ही ईजी आ गया था, ठीक है, बट इसको मैंने स्टिल एवरेज बोला क्योंकि पेपर का लेंथ बहुत ज़्यादा था। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर पेपर वॉज लाइक ए न्यूज़ पेपर बिकॉज इतने बड़े बड़े पैराग्राफ्स पढ़ना है और उसमें 3-4 नंबर का मिलेगा। तो पेपर वॉज एवरेज, तो बड़े बड़े केसेस थे 3-4 नंबर के लिए, बट क्वेश्चंस जो आए थे वो एक्सपेक्टेड एरिया से आए थे, जहाँ से पार्टनरशिप में जैसे रजिस्ट्रेशन वाला टॉपिक हो गया, कंपनीज एक्ट का एमओए हो गया, ठीक है। तो जो एक्सपेक्टेड एरिया से वहीं से क्वेश्चन आए थे, रिपीट क्वेश्चंस आए थे, बट पेपर का लेंथ ज़्यादा था। तो दोनों पेपर में कॉमन ये था कि पेपर लेंथी थे। थर्ड, मैथमेटिक्स का पेपर बहुत ही डिफिकल्ट था। मैथमेटिक्स का पेपर में पहले क्या होता था कि एलआर और स्टैट्स इजी आते थे, मैथमेटिक्स वाले पोर्शन को डिफिकल्ट करते थे। बट इस केस आज की इस सितंबर 25 में क्या हुआ कि मैथ्स वाला पेपर में एलआर इजी आ गया, स्टैट्स और मैथ्स वाला पोर्शन दोनों को डिफिकल्ट कर दिया उन्होंने। तो और बहुत लेंदी क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। इकोनॉमिक्स का पेपर अंत तो एग्ज़ाम का बहुत अच्छा हुआ। इकोनॉमिक्स का पेपर वॉज वेरी इजी, जो एक्सपेक्टेड एरियाज थे वहीं से क्वेश्चन आए थे। सो स्टूडेंट्स वर वेरी हैप्पी एट द एंड ऑफ द एग्जाम। नाउ अगेन मैं बोल रहा हूँ जैन 26, मई 26 में कौन से पेपर डिफिकल्ट आएंगे, ईजी आएंगे, ओवरऑल एग्जाम ईजी होगा, डिफिकल्ट होगा, कोई भी नहीं बता सकता है, ठीक है। बट यू शुड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट केस सिनारियो कि अगर पेपर डिफिकल्ट आ गया तो मैं कैसे टैकल करूँगा। बट अगर आपका एक राइट माइंडसेट रहेगा तो यू कैन क्रैक अ डिफिकल्ट पेपर एज वेल, ठीक है। तो अब सेकेंड पार्ट में विल बी कवरिंग कि पेपर वाइज आपका पढ़ते समय और एग्ज़ाम हॉल में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। एग्ज़ाम हॉल का स्ट्रैटेजी इज़ कॉमन, बट पढ़ते समय क्या क्या स्ट्रैटेजी है वो मैं बताऊँगा। तो देखो
जब आप अकाउंटेंसी के लिए पढ़ाई करोगे तो सबसे पहला बात तो देखो, आप कोई भी टॉपिक पढ़ोगे तो आपको उसको कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करना है। ये नहीं कि फाइनल अकाउंट्स का आप 60% पोर्शन कर लिया आपने और 40% छोड़ दिया, ऐसे नहीं पढ़ना है। कॉम्प्रिहेंसिवली उस टॉपिक को कवर करना है। एंड जब आप उस क्वेश्चन को, जब उस टॉपिक को पढ़ रहे हो तो उसके क्वेश्चंस को भी सॉल्व करो, रेगुलर प्रैक्टिस करो। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा क्वेश्चंस को पूरा अच्छे से लिख के सॉल्व करो। ऑफ कोर्स अकाउंट्स में आपके पास कम टाइम रहता है, पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम नहीं रहता है, तो आप स्क्रिबल करके कर लो। बट हर टॉपिक का 5 से 6 क्वेश्चन एटलीस्ट आपको एग्जाम के फॉर्मेट वाले वे में सॉल्व करना पड़ेगा कि मैं उस फॉर्मेट में कितना टाइम लगा रहा हूँ। और हमेशा आप कंपेयर करते रहो क्या कि पिछले बार जो मैंने सॉल्व किया था, इस बार सॉल्व किया था, उससे टाइम इंप्रूव हो रहा है कि नहीं। और आपको टारगेट रखना है कि 10 नंबर के लिए, जैसे फाइनल अकाउंट जैसे बड़े बड़े क्वेश्चन को आपको 18 से 20 मार्क्स में कंप्लीट करना है। तो आपको अगेन उसमें देखते रहना पड़ेगा कि क्या मैं 6 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ तो पहले में मेरा 20 मिनट लगा, उसके बाद सारे 19 ऐसे करके आपको मॉनिटर करते रहना पड़ेगा। तो हर टॉपिक का कुछ 4-5 क्वेश्चन तो आपको उस फॉर्मेट में सॉल्व करना पड़ेगा जैसे आप एग्जाम में लिखते हो। तो इससे आपको हमेशा आपका राइटिंग स्पीड इंप्रूव होते रहेगा अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहोगे तो। नाउ एग्ज़ाम के पहले आपको इसमें देखना है कि आपको 2 MTP मिनिमम सॉल्व करके जाना है। और MTP जब आप सॉल्व करोगे तो एकदम एग्ज़ाम फॉर्मेट में, एग्ज़ाम सेटिंग में करोगे कि पहले 15 मिनट घड़ी से देख के आपको पेपर की रीडिंग करना है और उसके बाद 3 घंटे में आपको सॉल्व करना है। 2 MTP इसलिए करना है कि पहले MTP में जो आपके मिस्टेक्स होंगे वो आपको देखना है कि सेकेंड वाले में मेरे से इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं। तो इसलिए मिनिमम 2 MTP आपको करना पड़ेगा। ना लॉ पेपर में क्या करना है, देखो लॉ इज़ अ पेपर जो 11-12 में आपके पास रहता नहीं है। सो इट्स अ कम्प्लीटली न्यू काइंड ऑफ अ पेपर, ठीक है। तो अब इसमें जब पढ़ोगे तो अगेन मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको अच्छा लगता है कंपनीज एक्ट तो कंपनीज एक्ट को डिटेल में पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ो। तो जो भी पढ़ोगे कॉम्प्रिहेंसिवली करना है आपको। और अगेन जब आप प्रोविजन पढ़ते हो तो उसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, रेगुलर प्रैक्टिस करना है। और कुछ कुछ क्वेश्चंस हर टॉपिक के आपको, जैसे एक कंपनीज एक्ट हो गया, उसके 10-12 क्वेश्चन आपको एग्जाम फॉर्मेट में लिख के करना पड़ेगा। और आप देखते रहो कि कितने टाइम में आपको क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। और अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो कि वो टाइम इंप्रूव हो रहा है कि नहीं। बट लॉ में क्या होता है कि जब बड़े बड़े केसेस आते हैं तो आपको पढ़ना पड़ता है और उसको दिमाग में इंटरप्रेट भी करते रहना पड़ता है कि कौन से प्रोविजन से रिलेटेड है, इसका कंक्लूजन कैसे करना है। तो अगेन ये रेगुलर प्रैक्टिस से आएगा कि रीडिंग प्लस इंटरप्रिटेशन का टाइम कम लगे। तो रेगुलर प्रैक्टिस रहेगा तो आपका रीडिंग स्पीड, इंटरप्रिटेशन स्पीड विल इंक्रीज, ठीक है। तो अगेन आपको एग्जाम फॉर्मेट में सॉल्व भी करना है कुछ कुछ क्वेश्चंस, और बड़े बड़े केसेस को पढ़ के आपको तुरंत रिलेट करना है। और आपको देखना है कि क्वेश्चन के पढ़ने के स्टार्ट से क्वेश्चन के लिखने के कंप्लीट तक कितना मेरा टाइम लग रहा है, और उसको मॉनिटर करते जाना है हर बार। जैसे कंपनीज एक्ट का मैंने क्वेश्चन उठाया, इस क्वेश्चन को मैंने किया, तो जब क्वेश्चन को 6 नंबर का क्वेश्चन था तो 6 नंबर के क्वेश्चन में आइडली आपका टाइम 10 मिनट जाना चाहिए, ठीक है। तो अब आप देखोगे कि इस क्वेश्चन को जब मैंने पढ़ा शुरू से अंत तक और फिर उसको जब लिखा तो इसमें मेरा लगा 12 मिनट। फिर आप उसको नेक्स्ट बार जब दूसरे क्वेश्चन में देखोगे तो आप देखोगे भाई मेरा इसमें टाइम 11 मिनट जाना चाहिए, 10 मिनट जाना चाहिए। तो ऐसे आपको हमेशा मॉनिटर करते रहना पड़ेगा और इट विल कम थ्रू रेगुलर प्रैक्टिस। अगेन एग्ज़ाम के पहले जिस तरह से मैंने अकाउंट्स बोला उस तरह से आपको 2 एकदम एग्जाम सेटिंग में 2 MTP आपको सॉल्व करके एग्ज़ाम में बैठना है, ठीक है। पहले MTP में आप देखोगे कि आपका स्पीड कितना हो रहा है, नहीं हो रहा है, कितना कवर हो रहा है। एंड सेकेंड में यू विल सी कि क्या मैंने इंप्रूवमेंट किया फर्स्ट वाले MTP से। मैथ्स, अब जो मैथ्स वाला पेपर होता है इसमें भी अगेन बच्चे कुछ कुछ चीज़ों को छोड़ते हैं। तो देखो जो चीज़ छोड़ रहे हो आप, जैसे बोलते हो प्रोबेबिलिटी डिफिकल्ट लगता है, 10 नंबर का आता है छोड़ दिया। अगर आप 70-80 नंबर का भी कवर कर रहे हो तो उसको अच्छे से कवर करो, कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करो कि देखो अगर मैंने टाइम वैल्यू ऑफ मनी किया तो इससे कहीं से भी आ जाएगा तो मैं कर लूँगा। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी डिस्पर्शन वाला टॉपिक किया तो कहीं से भी आ जाएगा तो मैं कर लूँगा। दिस इज़ कॉल्ड कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज, कि जो भी टॉपिक उठाओ उसके ऊपर मास्टरी कर लो कि भाई ये यहाँ से कहीं भी आ जाएगा तो मैं कर लूँगा। अगेन MCQ वाले पेपर में जो भी आपका MCQ बुकलेट रहेगा उसको कम से कम आपको 3 बार सॉल्व करना है, कम से कम एग्ज़ाम के पहले। एंड जैसे आप बाकी 2 पेपर में 2 MTP लिख के देते थे, इसमें आपको 5 मॉक देना है एकदम प्रॉपर एग्ज़ाम सेटिंग में कि भाई मैं एग्ज़ाम सेटिंग में पहली बार आज जब पहला मॉक दे रहा हूँ तो मैं देखूंगा 15 मिनट रीडिंग टाइम दूंगा, उसके बाद सॉल्व करूँगा। तो मैं देखूंगा कि पूरा पेपर मैंने 2 घंटा 30 मिनट में कवर किया। फिर नेक्स्ट टाइम क्या मैं इंप्रूवमेंट कर रहा हूँ, 2 घंटा 15 मिनट में कर रहा हूँ। फिर आपको अगेन उसमें अपना खुद परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाना पड़ेगा कि मैं किससे स्टार्ट करूं, आपको खुद उसमें पता चल जाएगा। तो जब इतना प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको स्ट्रेंथ एरिया पता चल जाता है कि मेरे को कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। अगेन मैथ्स में क्या होता है, आप क्वेश्चन को पढ़ते हो फिर अगेन दिमाग में सोचते भी हो, तो दोनों को प्रैक्टिस करके उसका स्पीड बढ़ेगा। तो अगेन रेगुलर प्रैक्टिस इज़ मस्ट। नाउ एग्ज़ाम हॉल में क्या करना है, तो देखो जब आप इतना प्रैक्टिस करते हो ना, इतना मॉक टेस्ट देते हो,
ठीक है, इतने ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो तो आपको अपना स्ट्रेंथ एरिया पता चल जाता है। ठीक है, तो जब भी एग्ज़ाम हॉल में जाओगे ना, तो जो 15 मिनट रहेगा उसमें आपको अपना स्ट्रेंथ एरिया आइडेंटिफाई करना और इजी क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि पेपर कितना भी डिफिकल्ट रहे, 50, 55, 60 नंबर का तो पेपर इजी मैनेजेबल रहता है। तो अगेन जैसे पेपर नंबर 1 अकाउंट्स डिफिकल्ट आया था, बट क्वेश्चन नंबर 1 एकदम ईजी था, 6 ट्रू फॉल्स थे, एकदम बुक से आया था एज इट इज़। परचेज डे बुक एकदम ईजी था। जनरली एक्सेप्टेड वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स एकदम ईजी था। क्वेश्चन नंबर 6 कंपनी अकाउंट का क्वेश्चन आया था, प्रो राटा अलॉटमेंट एकदम ईजी था, कैश बुक बनाना था। तो पेपर मैनेजेबल होता है, बट आपका अप्रोच कैसा है। तो जब आप इतना प्रैक्टिस करते हो, मैं बोल रहा हूँ इतना प्रैक्टिस करते हो, तो जब 15 मिनट के लिए जब आप बैठते हो पेपर रीड करते समय, तो आपको पता चल जाता है मेरे को कहाँ से स्टार्ट करना है। तो आपका स्ट्रेंथ एरिया रहेगा कि मेरा स्ट्रेंथ एरिया डेप्रिसिएशन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कंपनी अकाउंट्स। तो यहाँ से, और नेवर स्टार्ट विद द फाइनल अकाउंट पार्टनरशिप, तो आप उससे स्टार्ट करोगे। और जैसे आप देखोगे कि भाई मैं जो ईजी वाले पोर्शन से स्टार्ट कर रहा हूँ वो आपका 1 घंटे 1.5 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा, तो यू विल गेट कॉन्फिडेंट, और फिर उस कॉन्फिडेंस से आप बाकी सारे क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट कर पाओगे। तो ये आपका एग्जाम हॉल का स्ट्रैटेजी है। फॉर इकोनॉमिक्स अगेन जो भी चैप्टर उठा रहे हो कॉम्प्रिहेंसिवली स्टडी करो। इकोनॉमिक्स का पेपर ईजी आता है, अगेन आपके एमसीक्यू इंक्लूडेड 3 से 4 बार सॉल्व किया करो। एंड एग्ज़ाम सेटिंग के फॉर्मेट में आपको मिनिमम 5-6 पेपर सॉल्व करके ही एग्ज़ाम में बैठना है, 5-6 मॉक आपको देना है। एंड 15 मिनट का जो रीडिंग टाइम है अगेन उसको आपको केयरफुली यूज़ करना है कि मैं कौन कौन से क्वेश्चंस पहले करूँगा, कौन कौन से चैप्टर से स्टार्ट करूँगा। अगर आपको लगता है कि मेरा इलास्टिसिटी वाला क्वेश्चन में थोड़ा सा चैलेंजिंग लगता है तो उसको आप लास्ट में स्टार्ट करना। विद दिस वी आर डन कि आपका सब्जेक्ट वाइज क्या क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ना। ओवरऑल अगर पेपर डिफिकल्ट आए तो आपको क्या क्या अपने दिमाग में रखना है। देखो अगर आपने अच्छा कवर किया है तो हमेशा एक चीज़ दिमाग में रखना कि देखो पेपर कितना भी डिफिकल्ट आ जाए, डिफिकल्ट तो सबके लिए आता है, पूरा इंडिया के लिए आता है, आपके लिए तो नहीं आएगा, बट उसमें से 60-70 नंबर बहुत ही मैनेजेबल होता है। ठीक है, तो अगेन 50 मिनट्स में आपको वही देखना है कि कौन से 60-70 नंबर के क्वेश्चन ईजी आए हैं और उससे आपको स्टार्ट करना है। और जैसे वो 60-70 नंबर लेट सपोज आपके 1.5 घंटे 2 घंटे में कंप्लीट हो जाता है तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, और उस कॉन्फिडेंस के बूस्ट से आप बाकी सारे क्वेश्चंस जो नए क्वेश्चंस आएंगे उसको भी सॉल्व कर लोगे, एटलीस्ट 50-60% तो सॉल्व कर ही लोगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और स्टार्टिंग डिपेंड्स अपॉन कि 15 मिनट्स का यूटिलाइजेशन कैसे हो रहा है, राइट। और अगेन उस 15 मिनट्स में कैसे आप बेटर यूटिलाइज़ कर पाओगे वो भी आएगा रेगुलर प्रैक्टिस से। जब आप मॉक दोगे 2-3 तो आपको ऑलरेडी पता चलता रहेगा अच्छा कि 15 मिनट को कैसे यूटिलाइज़ करना है, कौन सा क्वेश्चन ईजी आता है, किससे स्टार्ट करूँ मैं, मेरा स्ट्रेंथ एरिया वाले क्वेश्चंस कैसे आइडेंटिफाई करके स्टार्ट करूँ, वो सब आपको धीरे धीरे पता चलेगा। किसी भी पेपर में कोई भी टॉपिक उठा रहे हो उसको सेलेक्टिव कवर मत करो, जो भी टॉपिक उठा रहे हो उसको तो कंप्लीट करो। अगर आपने सोचा कि इकोनॉमिक्स में मैं 8 चैप्टर पढ़ के जाऊँगा, उस 8 चैप्टर को तो आपको उस 8 चैप्टर के ऊपर तो आपको पीएचडी करना पड़ेगा, क्योंकि उस 8 चैप्टर से कहीं भी आ जाएगा तो आई विल डू इट। अगेन कभी कुछ नया क्वेश्चन दिख जाता है तो लीव द न्यू क्वेश्चंस। अगर आप नए क्वेश्चन से कभी स्टार्ट मत करो, लीव नए क्वेश्चंस को हमेशा लास्ट के टुवर्ड्स रखो, अदरवाइज यू विल पैनिक, बिकॉज नए क्वेश्चंस में यू डोंट हैव एनी रेफरेंस पॉइंट कि मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, तो इसलिए उसको लास्ट के लिए छोड़ दो। एंड अगर आपको लगता है कि आपका बुक जिस भी फैकल्टी से आप पढ़ रहे हो कवरेज उसका डाउट लग रहा है आपको कवरेज के ऊपर, तो एक बार ICAI के स्टडी मटेरियल से मैच कर लेना। सो विद दिस वी आर डन। तो जो भी बच्चे Jan 26 May 26 में एग्जाम देने वाले हैं, आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे चल रही है। किसी भी तरीके की गाइडेंस चाहिए फील फ्री टू राइट इन द कमेंट्स, एंड यू कैन ऑल्सो रीच आउट टू मी ओवर टेलीग्राम फॉर एनी ऑफ योर क्वेरीज। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो डू लाइक सब्सक्राइब टू द चैनल, ताकि आप मेरे कोई भी तरीके का चैनल का अपडेट मिस ना करो। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, स्टे ट्यून्ड अंटिल नेक्स्ट वीडियो।